नमस्कार मित्रों। महीने बीत गए इस खबर को देखे हुए, हमने देख भी लिया, खबर सुन भी ली और नोबेल प्राइज़ के बारे में हमने चर्चा भी कर ली कि किन किन को मिला नोबेल प्राइज़ और क्यों मिला, किस बात पे मिला, इसकी चर्चा भी हो चुकी है। अब ये अजीब एक पुरस्कार है जिसकी निंदा करने वाले भी भारी भारी संख्या में हैं, जिसका विरोध करने वाले और जिसके प्रशंसक या जिनके मन में ललक है इसको पाने की, वो भी एक बड़ी संख्या में हैं। कुल मिलाकर कोई भी नहीं चाहता कि उसे नोबेल पुरस्कार ना मिले। ये बात अलग है कि उसे स्वीकार करे कोई ना करे, ये बातें अलग हैं। अब सार्त्र ने अगर नोबेल पुरस्कार को आलू का बोरा कह दिया और नहीं लिया तो उससे कोई सार्त्र पर फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन नोबेल प्राइज़ के बारे में चर्चा ज़रूर होने लगी। जब भी यह पुरस्कार मिलता है तभी चर्चाएं होती हैं कि इसमें फ़लाँ लॉबी ने काम किया, इसमें पश्चिमी लॉबी ने काम किया, इसमें पूर्वी जो देश थे, या तीसरी दुनिया के देश थे, उनको महत्व नहीं दिया गया। ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन अब मैं दो बातों की चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। एक तो यह कि अब ये बात पुरानी हो गई, आज क्यों चर्चा हो रही है। तो आज चर्चा इसलिए, उसका एक मकसद है कि इसका जो नोबेल पुरस्कार जो इस बार साहित्य का मिला गुरना को, तो गुरना को नोबेल पुरस्कार कल, एक दिन पहले, आप कल या परसों जो भी दिन होगा देख लीजिएगा, एक दिन पहले या 48 घंटे पहले उसको लंदन में स्वीडिश दूतावास में एक विशेष समारोह का आयोजन हुआ, उसमें उसको पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार दिया अब गया है, इसलिए इस पर चर्चा प्रासंगिक बन जाती है। दूसरी बात, जब भी हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की, तो हमारे भारतीय परिवेश में हमें दो नाम जो हैं वो चर्चा में ज़रूर आते हैं। बाकी नाम तो बहुत सारे आते हैं। एक नाम इसलिए कि उन्हें पुरस्कार मिला और एक नाम इसलिए कि उनको पुरस्कार नहीं मिला। नहीं मिलने वाले की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी का नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 3 बार नॉमिनेशन हुआ और तीनों बार उनका नाम रद्द हो गया। और उनको विश्व में शांति और अहिंसा, नॉन वायलेंस और अहिंसा और सत्याग्रह, इन सब का प्रतीक, सिंबल, ये सब ने स्वीकार किया। इवन यहाँ तक कि स्वीडिश जो व्यवस्था है, तंत्र है, उसने भी उनको सम्मान तो दिया। लेकिन नोबेल पुरस्कार के मामले में, नोबेल शांति पुरस्कार, इसमें कोई तकनीक भी नहीं थी। इसमें ना तो केमिस्ट्री का था, ना फिज़िक्स का था, ना साहित्य का था। विवाद मचे, लेकिन बिना कोई विवाद उठाए उनका नाम तीनों बार सूची से निरस्त कर दिया गया। चलिए, एक चर्चा इस पर काफ़ी ज़्यादा हुई कि क्यों नहीं दिया गया, क्यों निरस्त किया गया। दूसरी जो चर्चा होती है टैगोर के बारे में, गुरुदेव के बारे में, कि गुरुदेव ने, वो ऐसे थे ही नहीं कि वो कोई लॉबिंग करें, वो ऐसे भी नहीं थे कि वो कोई इसके लिए जोड़ तोड़ करें। उनको बहुत अपना एक साम्राज्य था, शिक्षा, शांति, कला और संस्कृति का, जिसमें वो बहुत सुख महसूस करते थे। और उन्होंने ऐसा भी नहीं किया कि अपनी रचना कृति जो है गीतांजलि, उसका अनुवाद किसी और को सौंपा हो, किसी बड़े नाम से अनुवाद कराया हो। ना, उन्होंने अनुवाद भी स्वयं किया, ताकि वो चाहते थे, उनका वक्तव्य भी आया था कि मैंने अनुवाद स्वयं इसलिए किया कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी संवेदनाओं से, मेरी उन भावनाओं से कोई भी अनुवादक जो है वो थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करे तो मैं तो गया। इसलिए मैंने ये उसी बात की एक पाकीज़गी, पवित्रता, उसकी एक जो सम्मान है अपनी कृति का, उसको बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, मैंने स्वयं इसका अनुवाद किया और उसको मैंने फॉरवर्ड किया। आपको पता ही होगा कि वहाँ पुस्तक का अंग्रेज़ी अनुवाद ना हो तो उस पर विचार भी नहीं होता। चलिए, ये दोनों बातें हमारे सामने दो हैं। अब गुरना पे आ जाइए। गुरना के बारे में एक रोचक तथ्य मित्रों ये है कि अब आज की दुनिया में, जहाँ ट्विटर, जहाँ ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा भरमार हो जाती है, कोई भी चर्चित अगर बहुत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का कोई लेखक है तो उसके बारे में, तो उसके प्रशंसकों की लाखों की संख्या में उसको फॉलोअर्स मिलते हैं। लेकिन गुरना की स्थिति ये थी कि गुरना को जिस दिन नोबेल पुरस्कार मिला, उस दिन उसके ट्विटर पर केवल 280 लोग जुड़े हुए थे, केवल 280 लोग। अर्थात वो सोशल मीडिया की जद से काफ़ी हद तक बाहर था। और उस वक्त ये एक थोड़ा सा ये चला, चर्चा भी चली कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार स्वीडिश एकेडमी में जूरी ने जिन्होंने फैसला लिया है, कहीं वो पीनक में तो नहीं थे, नशे में तो नहीं थे। वरना सामान्य रूप से जिसका कोई फॉलोवर नहीं है, जिसको सोशल मीडिया पे लोग जानते तक नहीं ज़्यादा,
ज़्यादा नहीं जानते, ऐसे व्यक्ति को आज के युग में, सोशल मीडिया की युग में, उसको अगर आप पुरस्कार के लिए चुनते हैं, सर्वोच्च सम्मान के लिए चुनते हैं साहित्य के क्षेत्र में, तो ये सिवाय कि आप या तो नशे की हालत में हैं, या आप सामान्य नहीं हैं, या फिर आपके पास कोई इस पर नॉमिनेशंस नहीं आए, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन वो लोग मानते नहीं थे अक्सर कि ये सब कैसे हुआ। ये आश्चर्य का बिंदु बन गया, लेकिन अब हो गया। तो उसके बाद गुरना पर मैटर तलाशा जाने लगा, सामग्री तलाश की गई, गूगल पे लोग गए तो वहाँ भी कोई विशेष सामग्री नहीं मिली, थोड़ी बहुत मिली, लेकिन गूगल वालों ने भी अपनी एक्टिविटी एकदम बढ़ा दी। उसके बारे में जो दुनिया भर में आलोचकों की भरमार थी या कृतियों की भरमार थी, या उसके बारे में टिप्पणियों की, सारी की सारी एकत्र की गई, अपलोड किया गया। और उसके बाद उसको अपडेटिंग करने के लिए, क्योंकि अगर गूगल या कोई भी ऐसी वेबसाइट अगर वो चूक जाती है इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में सामग्री देने में, तो ये उसके लिए भी कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है। निराश होंगे उसके गूगल के चाहने वाले भी, ये डॉक्टर गूगल कैसा है जो हमें इसका इलाज ही नहीं दे रहा, ज्ञान नहीं दे रहा। तो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है आज की दुनिया में। तो ये स्थिति थी मित्रों जब गुरना को मिला। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बाज़ार में इसका नाम नहीं था, तब चलता नहीं था नाम। और बाज़ार को तो हमेशा नाम की तलाश रहती है कि बाज़ार तो जी नहीं सकता जब तक कोई बहुत ज़्यादा चर्चित नाम जो है वो आगे ना बढ़े, तो बाज़ार के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। और ये शख्स ये शुरू से मान के चलता था कि मैं कि सिर्फ उपेक्षित लोगों की और घर से उजड़े लोगों की दास्तान सुनाने के लिए बैठा हूँ, लिखने के लिए बैठा हूँ, मेरा तो काम ही ये है। और उसने मित्रों सबसे बड़ी बात ये थी, एक महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं आपका ध्यान बाद में खींचूंगा। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को अपना पात्र बनाया, उन्हीं लोगों को अपनी कृतियों में मुख्य पात्र के रूप में या सहायक पात्र के रूप में महत्व दिया, जो लोग घर से उजड़े थे, शरणार्थी हो गए थे। अब जो लोग जड़ों से उखड़ कर बाहर की दुनिया में जाके बसे, उनके लिए अपने घर की स्मृतियों को, अपनी माटी की सोंधी गंध को बुरी तरह से महसूस करना कितना ज़्यादा पीड़ादायक होता होगा, ये आप अंदाज़ा लगाइए। और सामान्य परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति अपनी जड़ों से नहीं उखड़ता, तब तक नहीं उखड़ता जब तक उसको विवश ना कर दिया जाए, या उसमें मन में बहुत ज़्यादा लोभ ना आ जाए। और लोभ कब आएगा? जब उसके पास कुछ कमाने के लिए नए संसाधन होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसके सारे के सारे पात्र, सभी कृतियों के पात्र, उजड़े हुए लोग, विस्थापित लोग, अपनी पीड़ा से जूझते हुए लोग, अपनी सोंधी गंध जो है अपनी धरती की जड़ों की, उसको तरसते हुए लोग, ये सारे के सारे उसके पात्र थे। अब उन्हीं पात्रों के माध्यम से वो वर्तमान जो एक बाज़ार की दुनिया है, उसके सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा है। अब ऐसी चुनौती को स्वीडिश एकेडमी ने और उससे जूरीज ने कैसे स्वीकार कर लिया, कैसे मान्यता प्राप्त हो गई, कैसे उसको मान्यता दे दी, ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन जब उसको पुरस्कार मिल गया, तब उसकी गुणवत्ता के बारे में चर्चा चली कि ये तो गुणवत्ता तो गज़ब की है। उसने एक ऐसा विषय लिया जिस विषय की दुनिया भर में प्रासंगिकता है। दुनिया के अधिकांश देशों से लोगों को उजड़ना पड़ा है अलग अलग कारणों से। कुछ लोगों को प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका से उजड़ना पड़ा, कुछ देशों के लोगों को द्वितीय महायुद्ध की विभीषिका से उजड़ना पड़ा, कुछ लोगों को वियतनाम अमेरिका के युद्ध में जो परिस्थितियां पैदा हुई उनसे उजड़ना पड़ा, कुछ लोगों को फ़िलिस्तीन और इज़राइल के जो जद्दोजहद थी उसमें से उजड़ना पड़ा। अरब देशों में उजड़ने की और बसने की दास्तानें चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं, लेकिन उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। अब गुरनाह ने जब ये शुरू किया था तो उसका उद्देश्य ये नहीं था कि वो एक प्रसिद्धि पाना चाहता इन पात्रों के माध्यम से। ना, उसने देखा कि मैं स्वयं भी तो पीड़ित हूँ। अपनी पीड़ा को बयान करने का उसने जो साधन चुना, वो साहित्य चुना, वो कलम चुनी, और उसने उसके माध्यम से कृतियों की रचना की। उन कृतियों में सारे के सारे पात्र उजड़े हुए लोग थे। मैं जिस महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि ऐसी कोई कृति आई, भारत पाक विभाजन पर बहुत सारी कृतियाँ आई। ये विश्व का सबसे बड़ा
एक प्रकार से संख्या जनसंख्या परिवर्तन माना जाता है। विश्व का इससे बड़ा कोई भी एक घटनाक्रम नहीं है जिसमें लगभग 1 करोड़ या 1.5 करोड़ लोग अपने घरों से, अपनी जड़ों से उजड़ कर दूसरी जगह विस्थापित हुए हों। जो यहाँ बस गए वो 70 या 71 72 साल के बाद भी लाहौर की गलियों को याद कर रहे हैं, और वहाँ से और दिल्ली से जो उजड़ कर गए उनको लगता है कि कौन जाए दाग ये, कौन जाए ज़ौक़ ये दिल्ली की गलियाँ छोड़कर, तो उनको दिल्ली की गलियाँ नहीं भूलती। लखनऊ की तहज़ीब आज भी वहाँ यहाँ से उजड़ कर जाने वालों को वहाँ पर तंग करती है, याद आती है। और वहाँ रावलपिंडी के पापों को, या रावलपिंडी के जो सिख समुदाय था जो व्यापार के में पड़े हुए थे, धर्म के साथ साथ मज़हब के साथ साथ व्यापार में लगे हुए थे, उन जूझने वालों को आज भी रावलपिंडी दिल्ली में बसने के बाद भी याद आती है। तो ये सारी की सारी जो लेकिन इन परिस्थितियों को किसी ने इस संदर्भ में नहीं लिया। यद्यपि विभाजन के ऊपर साहित्य तो रचा गया, मंटू ने रचा, कृष्णचंद्र ने रचा, साहिर ने भी बात की, फैज़ ने भी बात की, लेकिन सब लोग अपने अपने सांचों से मुक्त नहीं हो पाए। फैज़ जब पाकिस्तान में ही बस गए अपने मुल्क में, तो उन्होंने उसके बाद भारत पाक विभाजन से पीड़ित शरणार्थियों की पीड़ा को, दर्द को उस तरह से बयान नहीं किया। और यही स्थिति बाकी लेखकों के बारे में भी थी। जब वो अपने देश में आकर बस गए, तब अपने ही देश में उनको धीरे धीरे लौटना पड़ा। तो उसके बाद उनको वो जो शरणार्थियों की पीड़ा थी, कहीं बहुत ही अति संवेदनशील साहित्य की रचना नहीं कर पाई। यद्यपि हम लोगों ने मलबे का मालिक और कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसी कृतियाँ देखी, लेकिन समग्र रूप से प्रस्तुति हुई हो, ये आपको सिवाय एक कुर्रतुल-ऐन हैदर की आग का दरिया के कुछ अंश उनको छोड़कर आपको अभी तक ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि ये सब कैसे हुआ और ये सब कैसे सहन कर लिया गया। तो ये कुछ एक अछूते जो विषय हैं, जो गुरनाह के नोबेल पुरस्कार वितरण के समय मौजूद रहने और अपना वक्तव्य देने के समय उस घटना से उपजे हैं, मैंने आपसे बांट लिए। धन्यवाद।